नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। अपन आपके तीसरे अध्याय 7th क्लास की जो आपकी भूगोल पुस्तक है जिसका नाम हमारा पर्यावरण, उसकी बातचीत कर रहे थे तीसरे अध्याय की। और उसके अंदर मैंने आपको एक पेज पढ़ाया था जिसके अंदर अपन ने अंतर्जनित बल और आपका बहिर्जनित जो बल है उसके बारे में बातचीत की थी। उम्मीद है आपने वो क्लास देख ली। अगर डायरेक्ट आप इस क्लास में आए हो तो पहले आप इस लक्ष्य क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप 7th क्लास की भूगोल एनसीईआरटी क्लास 7th भूगोल करके प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर पहले आप वीडियो देख लीजिए पहला, और उसके बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा, आप इसके ऊपर आई बटन आता है ना, वहाँ पे क्लिक करना, वहीं से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए अपन अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा जो चीजें, आपको कुछ नहीं करना, किताब आपके सामने ओपन करके बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझना है। अब यहाँ पे आपका शब्द आया है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर निकलते हैं। अब कैसे पृथ्वी की, देखो, दो प्लेटें आपस में जाती है, टकराती है, और क्या कर जाती है, और टकराने के बाद में जैसे ही ज्वालामुखी को जगह मिलती है वो निकल के बाहर आ जाती है। अब इधर देखो, यहाँ एक ज्वालामुखी का उदाहरण दिया हुआ है। देखो, ये मान लो मेटल है, अपन ने पढ़ा था मेटल, वो अपन ने जो पहला अध्याय पढ़ा था ना उसके अंदर मेटल और वो सियाल सीमानी पे पढ़ाया था मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे मेटल पाया जाता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी। अब यहाँ पे मेटल में लफड़ा ये होता है कि कोई प्लेट टकराई होगी और यहाँ पे मेटल में कुछ जगह मिली होगी, यानी यहाँ पे कुछ कमजोर सतह मिली होगी जहां से ये ज्वालामुखी फटी, और इसके अंदर मेग्मा था, जो पिघला हुआ भाग होता है मेग्मा, वो ऐसे धड़ाम से निकलता है बाहर और भूम करके उछलता है ऐसे। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जब मेग्मा धीरे धीरे ऐसे ठंडा हो जाता है तो ये लावा बन जाता है, और ये धीरे धीरे ठंडा होकर के पत्थर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है ना, पत्थर का रूप धारण कर लेता है, और ये जो नली होती है इसको निकास या वेंट बोलते हैं, और ये इसका ऊपरी भाग होता है, इसको बोलते हैं क्रेटर। और अब जब धुआं ही धुआं हो जाएगा, जब ये अचानक से फूटेगी ना, तो जिस जगह फूटेगी उस आसपास के वातावरण में बहुत सारा धुआं दिखेगा। उस धुएं को कहते हैं गैस तथा राख कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी ज्वालामुखी जमीन के अंदर से फटाक से बाहर निकलता है ऐसे फुट करके। ठीक है, फिर क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, उसको धुआं वराख बोलते हैं, और जहां से जो ऊपरी भाग होता है उसको क्रेटर कहते हैं, निकास कहते हैं। और इसके अंदर मेग्मा है वो ठोस रूप धारण कर लेता है जिसको लवा कहते हैं, और उसको अपन पत्थर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसी प्रकार स्थलीय मंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसे भूकंप कहते हैं। देखो, पृथ्वी के अंदर जब प्लेटें गति करती हैं और गति करने के बाद आपस में टकरा जाए तो पृथ्वी का अंदर जो कंपन हो रहा है उस कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर उसको महसूस किया जाएगा। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप उत्पन्न हुआ है तो उसकी जो क्या कहें, एक तरीके से प्रभाव है वो सतह पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके कारण सतह पर कुछ नुकसान होगा तो उसको अपन भूकंप की संज्ञा देते हैं। भूपटपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की और तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। देखो, अधिक केंद्र की सर्वाधिक हानि होती है निकट वाले भाग में, और अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब देखो, ये पृथ्वी का भाग दिया हुआ है। उद्गम केंद्र का मतलब होता है ये मतलब ये पूरी आपकी गोल पृथ्वी है, ये आपको समझाया हुआ है 3D के अंदर। देखो, उद्गम का मतलब यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ, तो उद्गम केंद्र का मतलब है वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। यहाँ पे भूकंप उद्गम हुआ तो यहाँ से भूकंप की जो ऊपर का केंद्र बिंदु है, यानी ये ऐसे उत्पन्न यहाँ से उत्पन्न होगा। आप जैसे पत्थर के अंदर, सीधा सट में उदाहरण देता हूँ, आप एक कटोरी लीजिए, कटोरी में पानी लीजिए, और उस कटोरी की पानी के अंदर आप पत्थर डालिए। ठीक है, तो जहां पे वो पत्थर गिरेगा तो उस जगह क्या होगा, वो उसका अधिक केंद्र होगा। यानी जहां से वो पत्थर गिरेगा और उस पत्थर के गिरने के बाद में पानी फटसक ऐसे करके उछलेगा। ठीक है ना, उछलेगा तो उसकी तरंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जाएगी, तो उस केंद्र के बिंदु पर के और अधिक लहरें उठेगी, और दूर जाएगा तो लहरें धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो देखो, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वो तो हुआ उद्गम केंद्र, यानी आपने अपने हाथ से पत्थर को छोड़ा तो आपका हाथ हो गया उद्गम केंद्र, और जैसे ही वो पानी के ऊपर टकराया तो वो हो गया आपका अधिक केंद्र।
और इसने ये कहा है कि अधिक केंद्र पर पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है जहां से भूकंप बाहर निकलता है वहां पे सर्वाधिक हानि होती है, और अधिक केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आपकी जो है वो तीव्रता भूकंप की कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, भूकंप का अधिक केंद्र क्या होता है, भूकंप का उद्गम बिंदु क्या कहाँ कौन सा होता है, और भूकंप कहाँ किस तरफ बढ़ने पर जो है वो प्रभाव उसका कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, अधिक केंद्र से जैसे जैसे अपन दूरी या फिर बाहर की तरफ तरंगे निकलेगी तो वो भूकंप की जो नुकसान वाली तरंगे हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इसको समझने के लिए आप एक बर्तन लीजिए या घर पे थाली परात जो भी होगा उसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद में आप बीच में बराबर सेंटर में रख के अपने हाथ में से कोई भी कंकड़ पत्थर उठा लेना, वो पत्थर कंकड़ पत्थर उस परात के अंदर फेंकना। आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि अधिक केंद्र कौन सा है, आपका उद्गम बिंदु कौन सा है, और किस तरफ तरंगे जाने पर उनकी गति है वो कम हो जाती है। ये उदाहरण आप प्रैक्टिस कर लेना, आपके जो भूकंप का परिभाषा है या भूकंप की जो आपकी समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इस पेज के अंदर और क्या जानकारी दी हुई है देखो। अब इसने 2-3 शब्द दिए हैं, एंडो और एक्सो। एंडो का मतलब होता है अंत, एक्सो का मतलब होता है बाह्य। एंडो एक्सोजेनिक का मतलब, एंडो एक्सोजेनिक उत्पत्ति इन दोनों शब्दों से होती है। और देखो एंडोजेनिक का मतलब क्या होता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ये दो आपके शब्द है, अंतः और बाह्य शब्द है। तो एंडोजेनिक की उत्पत्ति जो हुई है एंडो एक्सो से हुई है, और एक्सोजेनिक की उत्पत्ति भी आपकी जो है इससे हुई है। ओके, और एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या है, ये आपके अंतर्जातीय बल और बहिर्जनिक बल है जो पृथ्वी की दो प्रमुख गतियां मानी जाती है। ठीक है, एक बर्तन लीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए, ये छोड़ दीजिए। भूकंप की तरंगें के प्रकार, ये जो देख रहा है ना टाबर टिंगर क्या है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग और तीसरी होती है एल। तो पी एस और एल, पीएसएल। पी तरंग अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग या फिर पृष्ठीय तरंगे होती है। ध्यान रखना, इसको मैं आप कुछ नहीं करके समझा सकता क्योंकि आपके डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप बस इतना समझ लो कि भूकंप की तरंगे कितनी होती है, भूकंप की 3 तरंगे होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है ना, पी को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है, इसको अनुप्रस्थ कहा जाता है, इसको पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। ठीक है, और इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसको छोड़ दीजिए, विश्वकोश एक बहुत बड़ा भंडार है, अथाह सागर है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे तब इस सागर में डुबकियां लगाते रहना। अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। देखो ये ऐसी भ्रांतियां हैं और कहानियां हैं कि किस जगह पे अगर भूकंप आएगा तो सबसे पहले जमीन के अंदर तरंगे उत्पन्न होगी, फिर धरातल पे आएगी। तो जमीन के अंदर जो जानवर रहते हैं वो पहले से ही सजग हो जाते हैं इसके बारे में। और सबसे पहले बात करें सांप की, तो सांप जमीन के धरातल के अंदर रहता है, तो वो सांप है वो अपने बिल से बाहर आ जाता है। या फिर जो समुद्र की मछलियां हैं, तालाब की मछलियां हैं, वो क्या करती है, फड़फड़ाने लगती है, ऊपर की तरफ कूदने लगती है, तो उनको महसूस हो जाता है। तो ये इस तरीके का मानते हैं लोग कि भूकंप आने वाला है, ऐसी कुछ वो क्या कहते हैं भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि भूकंप अभी आएगा, ये आने वाला है, ऐसा कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है। ठीक है, भुज के भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001। देखो भूकंप कहाँ पे आया, भुज के अंदर आया। 26 जनवरी 2001 को भूकंप शहर के रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता का भीषण भूकंप आया। अब देखो भूकंप को मापने का यंत्र है ये, ठीक है ना, ये है किसको मापने का, भूकंप को मापने का यंत्र, को मापने का यंत्र। ठीक है ना, रिएक्टर स्केल क्या है, रिएक्टर स्केल जो है वो भूकंप को मापने का एक यंत्र है। और 2001 की बात करें जनवरी 26 को, तो भूकंप के गुजरात के भुज एक शहर है, सिटी है, वहां पे भूकंप आया था। और यहाँ पे उसकी जो तीव्रता थी वो थी 6.9। ठीक है, उसके बाद में स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो ये पेपर की कटिंग है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि भुज के अंदर भूकंप कब आया, 26 जनवरी 2001 को आया था। और इसका जो तीव्रता थी कितनी, तो 6.9 तीव्रता थी। और भूकंप को किससे माप सकते हैं, तो रिएक्टर स्केल के माध्यम से माप सकते हैं। अब आपके इधर छोकरा कुछ ज्ञान दे रहा है, इसको देख लेते हैं। देखो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहा जाता है। किससे कहा जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अब देख लो भाई, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो
भूकंप का मापन जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं भूकंप लेखी। ये क्या चीज है? ये है आपका मापन, ठीक है। और भूकंप कितना तीव्र था, उसकी स्पीड कितनी थी, तो तीव्रता मापने का जो आपका क्या कहते हैं यंत्र है उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। तो दोनों चीज ध्यान रखना, भूकंप तो मापा जाता है भूकंप लेखी से, और भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 यानी जिस भूकंप की तीव्रता है वो 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 से अधिक होती है तो वस्तुएं गिरने की क्षति पहुंचाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 से अथवा उससे अधिक होती है वो बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। देख लो भाई, तीनों स्थितियां देखो। सबसे पहले 2.0, तो ये तो है आपका नॉर्मल, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल है। उसके बाद में बात करें 5.0, तो यहाँ थोड़ी बहुत क्षति पहुंचती है, ठीक है ना, थोड़ा हाई, यानी थोड़ा हाई, SIGH, थोड़ा हाई यानी इससे हाई, यानी नॉर्मल से थोड़ा हाई। अगर आप 6.0 की बात करें तो ये आपका है वो शक्तिशाली भूकंप होगा, ठीक है ना, पावरफुल भूकंप होगा, शक्तिशाली होगा। और उसके बाद में 7.0 की बात करें तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली होगा, सर्वाधिक नुकसानदायक होगा, या नुकसान करेगा भाई साहब, सर्वाधिक नुकसान करेगा। तो तीन स्टेप देख लो, 2.0 का है तो नॉर्मल है, 5.0 आएगा तो नॉर्मल से अधिक, और उसके बाद में 6.0 का है तो शक्तिशाली भूकंप है, और 7.0 का अधिक है तो सर्वाधिक नुकसान करने वाला भूकंप मापा जाएगा। तो भूकंप की जो स्पीड या फिर तीव्रता मापी जाएगी तो वो किससे मापी जाएगी? भूकंप की तीव्रता आपकी मापी जाएगी रिएक्टर स्केल के माध्यम से, ठीक है। और अगर बात करेंगे भूकंप लेखी की बात करें तो वो एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप का मापन किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या देखा, भूकंप के 50 समाचार पत्रों, ये तो छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। और ये देख लीजिए यहाँ पे चित्र, ये आपकी भूकंप लेखी है। अब भूकंप से बचाव की तारीफ, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? अगर आप के साथ में ऐसी कंडीशन हो जाती है, भगवान करे ऐसा कभी नहीं हुए, लेकिन कभी कभार इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो आपको सजग करने के लिए आपकी इस पुस्तक ने बहुत शानदार आपको ज्ञान दिया है, या फिर बहुत शानदार आपको बचाव का तरीका बताया है। तो देखो, पहला है सुरक्षित स्थान ढूंढें। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, देखो कैसी स्थान ढूंढे, रसोई का काउंटर होता है वहां पे, या फिर मेज के नीचे, या फिर दीवार के अंदरूनी कोने के अंदर छुप जाए, ताकि कोने से वो डायरेक्ट भूकंप या कोई टूट के फटा वटा ऊपर नहीं गिरेगा, कोने से वो दूर ही गिरता है। अगर बीच में रहोगे तो बीच में आपके ऊपर गिर जाएगा। और किन चीजों से दूर रहना है? तो आग वाले स्थान से दूर रहना है, चिमनी के आसपास नहीं भटकना है। चिमनी पहले पहले जमाने की बात करें तो लोग मिट्टी का तेल डाल करके एक कांच की चिमनी बनाया करते थे, वो चिमनी नहीं है ये, वो चिमनी है जैसे आप बड़े बड़े फैक्ट्री देखते हो और फैक्ट्री के ऊपर ऐसा एक भूंगल टाइप लगा होता है पाइप, और उसमें से धुआं निकलता है। देखा होगा कभी आपने, कहीं पे सिटी में या घूमने गए होंगे या कभी बस में जाते हुए देखा होगा, तो एक बड़ा सा भूंगड़ा होता है, मारवाड़ी में भूंगड़ा कहते हैं और उसको पाइप कह सकते हैं, तो उस पाइप से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता, तो उसको कहते हैं चिमनी, ठीक है। तो चिमनी के आसपास नहीं रहना है। और टूट सकने वाली खिड़कियां या फिर दर्पण या फिर तस्वीर फ्रेम ऐसी कुछ हो जो आपको लगता है कि ये आसानी से टूट सकती है, या फिर कांच वाली कोई चीजें हो तो उनसे बहुत दूर रहना है आपको। और पहले से तैयार रहें, अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें, डरे नहीं। ऐसी स्थिति हो जाए तो डरना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है और हिम्मत रख के काम करना है, ठीक है ना। डर गए सो मर गए, डरना नहीं है। अब भूकंप को छोड़ें क्योंकि अभी भूकंप नहीं आने वाला है, बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भूकंप आ जाएगा आपके, समझ में आई बात? अब आगे देखो, मुख्य स्थलाकृतियां, कितना बड़ा है? हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे आज पूरा करने की, बट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, मुख्य स्थलाकृतियां, अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित हो रही है। अपक्षय और अपर्दन की दो प्रक्रम है जिनके द्वारा आपको जो भूमि दिख रही है वो लगातार विघटित हो रही है, यानी कम हो रही है। विघटित मतलब उसकी उपजाऊपन या फिर उसको क्षति पहुंच रही है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर शेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा क्षय और अपर्दन
होता है। किससे होता है? तो जल से होता है, पवन से होता है और हिम से होता है। ठीक है, वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझा चुका, लेकिन फिर भी मैं आपको इस अध्याय के अंदर समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ सॉरी, 6 क्लास के अंदर पढ़ाया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको दो चीज समझनी है। एक तो आपको समझना है अपर्दन, अपर्दन। दूसरा समझना है निक्षेपित या निक्षेपण, जो भी है आपका निक्षेपण। ठीक है ना, निक्षेपित और निक्षेपण दोनों चीजें, इन दो चीजों को समझना है। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके पहाड़ बना देता हूँ। ये पहाड़ है। अब इस पहाड़ से कोई भी आपकी नदी निकलती है ना? ये आपकी नदी निकल रही है यहां से ऐसे, ये आपकी नदी निकल गई। अब देखो, इस नदी, जब ये जो नदी है यहाँ पे बारिश होगी तब निकलेगी, वर्षा हुई शानदार जबरदस्त, गड़े ओले भाकर टकड़े सब पड़ गए। ठीक है ना? तो यहां से इस नदी के साथ में यहाँ के कंकड़ पत्थर है वो इस नदी के साथ में आ जाएंगे, और ये नदी के साथ में आ जाएंगे तो नदी के साथ में लुढ़कते लुढ़कते कुछ जगह ऐसी मिलेगी, तो ये लुढ़कते हुए यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और नदी अपने आप आगे बहती रहेगी। तो यहां से ये कंकड़ पत्थर जब अपने साथ में लेते हैं तो वो होता है अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन। और जिस जगह पे उन कंकड़ पत्थरों को स्थापित कर दिया वो हो गया निक्षेपण। क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? ये बड़ा गजब हो गया, बट मिट नहीं रहा है ये। चलो इसको मिटाते हैं। अरे मिट जा भाई। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये हो गया निक्षेपण। क्या हो गया? निक्षेपण। तो दोनों चीज समझ में आई कि अपर्दन कहाँ हो रहा है और निक्षेपण कहाँ हो रहा है। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि ये नदी ही करेगी, आपकी हवा भी कर सकता है। तो हवा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रेत पड़ी है और हवा चली तेज, गर्मियों में लू आंधी चलती है ना, तो उस लू आंधी ने यहाँ से रेत को उड़ा करके यहाँ पे धोरा बना दिया। तो यहाँ पे तो क्या हो गया? अपर्दन। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो गया? निक्षेपण। यहाँ पे क्या हो गया? निक्षेपण। तो चीज ध्यान में रखें, अपर्दन और निक्षेपण की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। अब चाहे नदी करे, चाहे वायु करे, चाहे आप करो, क्या होता है? अपर्दन मतलब अपर्दन और निक्षेपण मतलब निक्षेपण। अपर्दन का मतलब उस जगह पर उसकी कमी हो जाना, और निक्षेपण का मतलब उस जो कमी हुई वो जो चीज है वो कहीं दूसरी जगह पे निक्षेपित कर देना। अब अपनी सामान्य भाषा में बताऊं, आप घर पे गए, घर पे जाने के बाद में आपने अपनी कोई भी चीज उठाई, जैसे आप टेबल पे पढ़ने बैठे, टेबल पर पे आपने अपनी पुस्तकें उठा करके आप अपने बेड पे पढ़ने चले गए, तो टेबल पे क्या हो गया? अपर्दन। और कहाँ स्थापित कर दी? आपने बेड के ऊपर स्थापित कर दी, तो वो हो गया आपका निक्षेपण। तो ये सामान्य उदाहरण हो गया, आप समझ गए होंगे। अब इसको वापस आप नदी और वायु के अंदर ले लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नदी के कार्य। ठीक है, तो आपने अपर्दन और निक्षेपण अच्छे से देख लिया होगा। अब बात करते हैं नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी गड्ढे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो 6 क्लास में आपने जलप्रपात पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, नदी जल के जो नदी का जल है वो दृश्य भूमि का अपर्दन करता है। दृश्य का मतलब जो आपको भूमि दिख रही है उसका अपर्दन कर रहा है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले भाग से एक अत्यधिक कठोर स्थान से नीचे की ओर गिरती है उसे कहते हैं जलप्रपात। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख रहे हो, कठोर जल की शक्ति, काटे गए मृदुल, छोड़ो कोई बात नहीं, ये छोड़ दो आप। ये अचानक नदी आ रही है, नदी आते ही जस्ट नीचे की ओर झरना निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो जब ये नदी एक समतल भाग से आती है और अचानक तीव्र ढाल के साथ में नीचे गिरती है पानी पी लो। जब ये नीचे गिरती है तो उसके अंदर एक आकृति का निर्माण होता है जिसको अपन कहते हैं जलप्रपात। समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया वापस समझो। ये यहाँ पे समतल भूमि है, समतल भूमि के बाद में यहाँ पे इसको अचानक तीव्र ढाल मिल गया। क्या मिल गया? तीव्र ढाल मिल गया, जिसकी वजह से ये तीव्र ढाल के साथ में नीचे गिर रही है। इसको बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। अब जलप्रपात क्या होंगे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी एक देखो, यहाँ से नदी आ रही है, ये अचानक से तीव्र ढाल के साथ में नीचे गिर रही है, यानी तीव्र ढाल। समतल जमीन से आती हुई नदी जब तीव्र ढाल से नीचे गिरती है तो उसको कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग का निर्माण करती है, मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के
से निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तट से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्कथित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको अपन वितरिका कहते हैं। ये अगल नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीजें बता सकता हूँ। देखो देखो जब नदी मोड़दार मार्ग में बहती है, जैसे ये यहाँ से ऐसे हुई, यहाँ से फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो ये जो भाग बना मोड़दार वाला, इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। अब विसर्प के माध्यम से क्या होता है कि जैसे ये मोड़ बना तो ये अपने साथ में जो अपर्दन वाला भाग लेके आ रही थी ना, अपर्दन वाली जो चीजें लेके आ रही थी, इसने यहाँ पे इसको जमाना शुरू कर दिया, यानी यहाँ पे इसका निक्षेपण करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि ये भाग कट करके अलग हो गया और अलग होने के बाद में एक अलग चीज का निर्माण हो गया, जिसको अपन कहते हैं चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। ठीक है। अब और ये जो इसके किनारे बनते हैं, इस किनारों को कहते हैं तटबंध कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? तटबंध कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपर्दन और ये चाप झील और विसर्प समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपका एक जलप्रपात दिया हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ देते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो आपका दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला कि एंजेल जलप्रपात है। जैसे कि आपने 6 क्लास के अंदर अध्ययन किया था, आपकी था एक तो हुंडरू जलप्रपात और एक जोग जलप्रपात था। एक तो जोग और एक हुंडरू, ठीक है ना। ये दो आपके 6 क्लास के छठे या सातवें अध्याय के अंदर था। उसी प्रकार अपने ये भारत के अंदर है, ठीक है ना, कर्नाटक में। और अगर अपन विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें, ऊंचे का मतलब ये है कि उसकी जो पानी की गिरने की जो ढाल है ना, वो सबसे ऊंची है। तो वो है आपकी अमेरिका का कौन सा भाग? दक्षिणी अमेरिका का एक सिटी है या शहर है वेनेजुला, और उसके अंदर एक बना हुआ है जिसका नाम है एंजेल जलप्रपात। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजेल जलप्रपात। और अन्य जलप्रपात के अंदर बात करें तो अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य में अमेरिका का सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अगर बात करें तो कनाडा तथा संयुक्त राज्य की सीमा पर, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। और अफ्रीका और जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। तो आपके 3 जलप्रपात पड़े इसके अंदर। पहला कौन सा? पहला है दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुला के अंदर एंजेल जलप्रपात। दूसरा कनाडा तथा संयुक्त राज्य की अमेरिका की जो सीमा है उसके ऊपर है, वो आपका नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है। और तीसरा बात करें अफ्रीका और जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, जिसको कहते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। तो ध्यान रखें, विक्टोरिया जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात और एंजेल जलप्रपात विश्व के संदर्भ में कहाँ का स्थित है, आपको जानकारी होनी जरूरी है, जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, इस पेज को खत्म करेंगे, फिर आपकी क्लास एंड करेंगे, फिर उसके अंदर प्रश्न वगैरह करेंगे, नहीं तो आपकी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, फिर अपलोड करने में दिक्कत रहती है। ओके। और जैसे वितरिका कहते हैं, अब जैसे जो मुख्य नदी है अगर किसी समुद्र के अंदर मिल रही है या कहीं पे अगर किसी दूसरी नदी में मिल रही है तो वो क्या है, ऐसे बढ़ जाती है। देखो ये ऐसे बढ़ रही है, फिर ये ऐसे बढ़ रही है, फिर ये भाग ऐसे बढ़ रहा है, फिर ये भाग ऐसे बढ़ रहा है, ये भाग बढ़ रहा है, ये भाग बढ़ रहा है। इसको कहते हैं वितरिका। इसको क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। और इन्हीं वितरिकाओं के बीच में पाए जाने वाले भाग को कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है? तो डेल्टा किससे निर्मित होता है? नदियों के द्वारा बनाया जाने वाला जो फैलाव क्षेत्र है उसको डेल्टा कहा जाता है, जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा निर्मित होता है। तो ध्यान रखना, नदी जब किसी समुद्र के अंदर मिलती है या किसी सागर के अंदर मिलती है तब अपने साथ लाए हुए निक्षेपण या फिर अवसाद का जमा करके एक वितरिका का निर्माण कर लेती है और उसी वितरिका को या उसी अवसाद को डेल्टा की संज्ञा दी जाती है। समझ में आया बिड़ू? ओके। विश्व की कुछ ऊंची नदियां हैं, कुछ नदियां हैं उनका नाम ढूंढना। चलो छोड़ो ये चीज, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई। अब देखो समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्र तरंगे लगातार
सेलों से टकराती है। सेलों का मतलब ये पत्थर पहाड़ जो होते हैं इनसे टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। अब समुद्र की लहरें ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है, तो वो जाकर के इस पहाड़ों से टकराती है, तो क्या बन जाती है, समुद्री गुफा बन जाती है, जैसे आपके इस चित्र के अंदर दिख रही है। और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनके केवल एक छत ही बचती है, तो उसको कहते हैं तटीय मेहराब। और ये जब ये जो छेद है ये आर पार हो जाता है या आमने सामने हो जाता है, तो इसको आपकी क्या संज्ञा दी जाती है, तटीय मेहराब की संज्ञा दी जाती है। लगातार अपर्दन अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवार बचती है, और इस ऐसी दीवार को कहा जाता है स्टैक कहा जाता है। तो आपके तीनों स्थिति बता दी। और ये कहाँ पे हो रही है तीनों स्थिति, ये आपके तीनों स्थिति हो रही है समुद्र। तो अब ये समुद्र में कैसे अपर्दन हो रहा है समुद्र के द्वारा, वो बताया गया है। भाई पानी एक बड़े पत्थर के भाग से टकराता है और एक छोटा सा छेद होता है, फिर धीरे धीरे गुफा बन जाती है, तो उसको बोलते हैं समुद्री गुफा। और वही पानी बार बार लगातार इस समुद्री गुफा से टकराता है, तो वहां पे एक बड़ा सा छेद बन जाता है आर पार, तो उसको बोलते हैं तटीय मेहराब। और ये पानी बार बार इससे टकराता है, तो ये पूरा भाग यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इस प्रकार की एक पीछे खड़ी सी खंबी बसती है, उस खंबे को कहा जाता है स्टैक। ठीक है। समुद्र के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं, और समुद्र किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। तो ये इसे इस तरीके के जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, इनको समुद्र भृंगु कहा जाता है। ठीक है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। अब देखो हिमानी क्या होती है, हिमानी जो होती है वो आपकी बर्फ की नदियां होती है, जैसे कि आपके इस चित्र के अंदर देख सकते हो, ये बर्फ जमी हुई है, और ये बर्फ जब पिघल करके बहती है थोड़ी थोड़ी सी, तो उसको बोलते हैं हिमनद या फिर हिमानी। ठीक है। हिमनद अपने नीचे की कठोर सतहों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गोलास्मी मिट्टी और पत्थर से भूदर्शे का अपरदन करती है, और हिमनद गहरी गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी अब से निक्षेपित होते हैं, और ये निक्षेप हिमनद हिमोड कहलाते हैं। देखो सामान्य नदी आपकी इस तरीके से बह रही है, और यहाँ पे वितरित होकर के एक जो अपने साथ में अपर्दन वाला पदार्थ लेके आती है, जिसको निक्षेपित करती है, तो वो डेल्टा बन जाता है। ठीक है। उसी प्रकार ये जो हिमालय वाली नदियां ऐसे बह करके कहीं किसी चीज का निर्माण करती है, तो उसको बोलते हैं हिमनद हिमोड कहा जाता है। ठीक है ना। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। हिमनद हिमोड है वो आपकी हिमालय की जो नदियां आती है, और नीचे जो आपका अपर्दन वाला पदार्थ लेके आती है जहां निक्षेपित कर देती है, उसको बोलते हैं हिमनद हिमोड। और सामान्य तौर पर ये नदियां जो अपने पानी के साथ में जो कंकड़ पत्थर लाके जहां निक्षेपित कर देती है, उसको आपका डेल्टा बोलते हैं। तो ये थी आपके इस अध्याय की इतनी सी जानकारी। नेक्स्ट जानकारी करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपके ये एक पढ़ के और आपकी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये हिमनद नहीं समझ में आया, तो आप देखना क्या, वो सीन लाओ अपने दिमाग के अंदर, कौन सा, बाहुबली मूवी का, जिसमें वो पत्थर ऐसे कुछ पहाड़ का वो बाहुबली तोड़ता है, और अचानक से वो बर्फ ही बर्फ का पहाड़ आने लग जाता है, उसके पीछे बर्फ, फिर वो पहाड़ का ऐसे कुछ तोड़ के बैठता है साथ में, और वो नाव टाइप चला जाता है आगे, और पीछे उसके बर्फ का पहाड़ आता है, वो आता रहता है भूकंप टाइप, नदी टाइप, तो वो होती है हिमनद। ठीक है ना। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में देख लेना, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी फ्रेंड 6th 7th में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को, कि यहाँ से आप अपनी ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपन धीरे धीरे आपकी जो अन्य क्लासें हैं उनको उनकी भी क्लासें मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो मिलेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।